सक्सेसफुल लोगों के नाम बताओ फटाफट, कौन बताना चाहता है? खड़े होकर बताओ फटाफट, नाम बोलते जाओ। अंबानी, एलन मस्क, हर कोई एक व्यक्ति का नाम जरूर बताए। और जेफ बेजोस। और चलो गुड। अभी दूसरा क्वेश्चन शान। हाँ ठीक है, समझ गया, आप लोगों को बहुत सक्सेसफुल लोगों का नाम मालूम है। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको अपने बगल वाले को बताना है कि इसकी, ये जो भी आपने सक्सेसफुल लोगों के नाम लिए, इनकी दो विशेष क्वालिटीज क्या है, दो विशेष बात इनके बारे में। अपने बगल वाले को बताओ, दो विशेष बात, दो विशेष क्वालिटीज बताया आपने अपने बगल वाले को। अब जोर से बोल के बताओ क्या थी इनकी? वाई आर दे सो सक्सेसफुल? हाँ चलो ठीक है, बहुत सारे आंसर्स हैं, टाइम कम है, मैं दो विशेष बात इनकी आपको बता देता हूं। पहला, सब कुछ है, मोटिवेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये वो सारी चीजें। एक विशेष बात उनके बारे में ये है, ये जितने भी नाम आपने लिए ना, जितने भी, सुंदर पिचाई से लेके जेफ बेजोस से लेके जितने भी नाम लिए, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं जो रातों रात सक्सेसफुल हुआ। कोई भी ऐसा नहीं जो रातों रात सक्सेसफुल हुआ। सक्सेस नीड्स इट्स ओन टाइम, एफर्ट्स। और सेकंड चीज, ये जितने भी लोग हैं ना, जितने आपने नाम लिए, दे हैव बीन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ऐसा नहीं कि आज एक अच्छा जॉब मिल गया, एक करियर में सक्सेस हो गए, आगे बढ़ गए। No, they have been lifelong learners. Somebody said Jeff Bezos. I was just reading, he's resigned. He's no more in an active role in Amazon, but he is now coming up with, something in quick commerce and something like that. So, wish you all the best. I'm so proud of you. Once again, a big round of applause for all of you. And then over to you. Thank you. बहुत एनर्जी आ गई है। जल्दी से टॉपिक के अंदर आते हैं और मैं चाहता हूं कि हर पैनल मेंबर इस पे बात करें। इंडिया में रफली, मैं थोड़ा एक डेटा देता हूं आपको, 1200 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, 49,600 कॉलेजेस हैं एंड 12,400 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन। इतना बड़ा जो एजुकेशन स्पेस हायर एजुकेशन में, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन, हायर एजुकेशन स्पेस इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इफ यू लुक एट द नंबर्स। बट चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है कि एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, गुड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो रेट है वो बिलो 1% to 10% है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप जैसे जो ग्रेड 12 से पास होकर यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका कन्फ्यूजन और उनके एस्पिरेशंस नहीं मालूम होने की वजह से वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। थैंक्स टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई है और हम भी थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। तो क्विकली मैं हर पैनल मेंबर को 2-3 मिनट का समय देना चाहता हूँ, जिसमें वो ये बताएं कि एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के लिए एक स्टूडेंट्स को क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए, क्या विशेषताएं उनको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आंजनेय यूनिवर्सिटी के डीजी जो मेरे बाजू में हैं, चूँकि आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि अपने बातें करें कि कैसे, क्या 3 विशेषताएं हैं एक बच्चे को देखना चाहिए एक अच्छे कॉलेज के लिए। हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। यहाँ आप जितने भी उपस्थित हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट, वो सभी उस मोड़ पर खड़े हैं। एग्ज़ाम हो गई है आपकी और अब एडमिशन आपको लेना है। किसी भी संस्था में प्रवेश के पहले मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे 4 डिकेड के करियर में जो मैंने देखा है, समझा है और पाया है, पहले तो आप अपनी रुचि देखें, इंटरेस्ट आपका किस पे है और आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। रुचि के साथ साथ सिर्फ रुचि से नहीं होगा,
और आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, इनका एक मैपिंग होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, रूब्रिक आजकल हम सुनते हैं, तो एक मैपिंग होनी चाहिए बिटवीन आवर एक्सपेक्टेशन, माई इंटरेस्ट, माई पैशन एंड माई स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी, पहली चीज़। दूसरा, जब हम किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का विजिट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या चाहिए? सिर्फ डिग्री चाहिए? मैं बिलीव करता हूँ पढ़ना तो है सभी को, पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीखना है। आजकल अगर सीखेंगे नहीं तो जो हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं उसमें हम कहीं पीछे रह जाते हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण यही है। कॉलेजेस तो सभी अच्छे रहते हैं, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जो कि पहली प्राथमिकता हम देखते हैं कॉलेज के पास बिल्डिंग है कि नहीं है, लैब है कि नहीं है, लैब में इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, फैकल्टी मेंबर्स है कि नहीं है, फैकल्टी है तो क्वालिफाइड है कि नहीं है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, टीचिंग लर्निंग होता है कि नहीं होता है। फैकल्टी, लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर होने से कुछ नहीं होगा। अगर टीचर पढ़ा ही नहीं रहा है तो आप सीखेंगे कैसे? वहाँ जो माहौल है वो लाइवली है कि नहीं है, वहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं कि नहीं है, सिलेबस के अतिरिक्त आपको कोई चीज़ बताई जाती है कि नहीं बताई जाती है, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ग्रूमिंग के लिए सेशंस लिए जाते हैं नहीं लिए जाते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करने के लिए कोर्सेस होते हैं नहीं होते हैं। इस तरह की चीज़ों पे आप गौर करें और आप उनका रिजल्ट देखें, उनका प्लेसमेंट देखें और उसके बाद तय करें कि आपको किस संस्थान में प्रवेश देना है। बहुत विशाल की एक बहुत महत्वपूर्ण एक सेंटेंस इन्होंने बोला, जिसको मैं संक्षेप में लेता हूँ कि डिग्री वर्सेस नॉलेज। ये कमोबेश क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद समझ में आता है कि डिग्री काम की थी या नॉलेज ज़्यादा जरूरी था। मैं चाहता हूँ कि इस पे आप बोले, क्योंकि इसमें आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं और ये बात दूर तक जाएगी। Thank you so much, sir. So guys, I have been counseling students for the last 4 years now, and I'm a psychologist as well, so I teach psychology for 11th and 12th. What I've seen in my experience for the last few years is generally बच्चे बोलते हैं सर डिग्री कर लेते हैं, ये डिग्री इंपॉर्टेंट है, कॉलेज कहीं भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, कई सारे बच्चों के पेरेंट्स भी ये बात बोल रहे हैं कि डिग्री कर ले, बीटेक कर ले, बीई कर ले, बीए कर ले, कहीं से भी कर ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। But what I understand or what I understood over a few years by studying two masters, 2 bachelors and a lot of things, आपको 3-4 चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होगी जब भी आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, डिग्री या कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले चीज़ ये मान के चलिए कि डिग्री आपको नॉलेज देगा, स्किल नहीं देगा। अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए जा रहे हैं, डिग्री आपको नॉलेज दे देगा, डिग्री आपको एक पेपर दे देगा, बट स्किल आपको डिग्री नहीं देगा। तो व्हेन यू आर चूजिंग अ कॉलेज, ट्राई टू गेट इनटू अ कॉलेज व्हिच हैज हाई कंपटीशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा है कंपटीशन की इतनी क्या जरूरत है? तो साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, या कई बार हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बचपन से सिखाया है या बताया है कि यार एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं संगत। और संगत प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्किल डेवलपमेंट, इन योर डेवलपमेंट। और जितना हाई कंपटीशन के अंदर आप जाओगे वहाँ पर होता क्या है? तो किसी ने एक सवाल पूछा था सुबह कि ऐसा क्या होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में कोई कंपनी आ रही है, वो 50 लाख का पैकेज लेकर आ रही है, तो किसको हायर करेगी और क्यों हायर करेगी? नाउ इफ यू आर गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज, अ कॉलेज व्हिच हैज गुड कंपटीशन, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि इस कॉलेज में अगर 50 बच्चे हैं, सो दे आर हियर बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन। दैट मीन्स दे माइट हैव प्रैक्टिस और दे माइट हैव वर्क ऑन इट फॉर लास्ट 2 years। 2-3 साल उसने पढ़ाई करी होगी, एंट्रेंस एग्जाम निकाला होगा, तब जाकर उस कॉलेज पर पहुंचा है, राइट? तो इससे क्या पता चल रहा है एज अ कंपनी कि इस कॉलेज में जो 50 लोग हैं सारे डेडिकेटेड हैं, कॉम्पिटिटिव हैं। एंड वंस वी अंडरस्टैंड दिस एज अ कंपनी, मैं सबसे पहले फिल्टर करूंगा उस कॉलेजेस को कि हाँ मुझे 50 लाख का अगर पैकेज देना है तो ये कॉलेजेस हैं जहाँ पर एटलीस्ट ये कॉम्पिटिटिव बच्चे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दे आर डिसिप्लिन, they know how to do and what to do, and that's the reason why I should go to that particular university to hire people, right? Then you should always opt or go for interdisciplinary courses, because now the world is more into connections, कि कितना इंटीग्रेट कर पा रहे हो आप चीज़ों को।
नॉलेज को और स्किल्स को आप कितना इंटीग्रेट कर पा रहे हो, कितनी सारी चीज़ें आप एक साथ समझ पा रहे हो। तो दो तरीके के करियर्स हो सकते हैं, या तो आप इंटीग्रेटेड करियर बना सकते हो जहाँ पर आप इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ों को मैच कर सकते हो, या तो फिर आप किसी एक चीज़ में बहुत अच्छे मास्टर बन जाओ। ये दो तरीके हो सकते हैं। जहाँ पर भी आप कॉलेज सिलेक्शन के लिए जा रहे हो या डिग्री सिलेक्शन आप कर रहे हो, तो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। एंड देन कम्स ऑब्वियसली एट द एंड, try to match a mix-up of opportunity, skill and scope. जनरली हम क्या देखते हैं कि सर मुझे एक ऐसा करियर बता दो जिसमें पैसा बहुत है, स्कोप बहुत है, राइट? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा whether you have the capability of utilizing that resources to get the maximum output of it. So these are few points जो आपको कॉलेज वर्सेस डिग्री में I think you need to select. Thank you. वेरी नाइस। मोनिका मैडम, आप यहाँ हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में विजिट किया था और मैंने देखा कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट प्रोग्राम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी कि कैसा प्रोग्राम है, हर जो सिलेबस है, हर जो सब्जेक्ट है, इन्होंने बताया कि नॉलेज एंड डिग्री के साथ में नॉलेज इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट when you select a student in your university, what are the qualities you take care? I mean, apart from the question which I asked, क्योंकि बच्चों को क्या देखना चाहिए कॉलेज के अंदर में और कॉलेज क्या देखती है बच्चों के अंदर, ये दोनों को अगर थोड़ा एड्रेस कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। Thank you, Guru sir, and thank you for appreciating KK Modi. I'll just take forward जो हमारे दो पैनलिस्ट ने बोला. I totally agree that degree gives you knowledge. Degree has to give you skills that is required. That's a need of an hour, and the degree has to give you an ability. So these are the three key things which you have to be very sure when you are selecting your course. Selecting college for you, it's like a strategy making. You should be very sure about your strength, what you're good in. That's very, very important, student. Because every individual is unique. I feel sad, Govind sir, sometimes I address the students, I always ask them that, what is your strength? And at the age of 18, you have not realized what is your strength. So they say, sometimes, I still remember one of my students said, I can cycle well. I said, okay, never mind, you can cycle well, that's good, that's your strength. So it's very, very important, student, at this age of yours, you should know your strength, strategically check it out. There are three pillars which you should always look upon. Your strength, rightly said, interest, I can take that also, but strength and interest. Don't listen to other people, your friends. Your strength is your uniqueness. Second, which university and why? Who is leading that university? That is very important. What is the vision and mission of that university? The leader makes the difference. So who leads that? Are your mindset matched with the leadership or not? Who's backing up that university? And where you want to go at the end? What is your career plan? University degree is just your path. So you need to be very sure that which place you want to enter to. And Govind sir answering the next one, that what do we see in a student? Honestly, I just see the zeal in that student, that are they really interested? Do they have the dreams to fulfill? Yeah, we have the minimum criteria which we have to follow as the norms. But apart from that, we always look upon the uniqueness of the child, and I always ask, what is the dream and how can the university fulfill that dream? So for us, your dream, your vision, your mission for your life
life is very important. And student, I must say this Generation Z or Generation Alpha we call it, in our country, this generation is the most luckiest generation. हमारे प्राइम मिनिस्टर इस एरा को गोल्डन एरा बोल रहे हैं, और आपको पता है वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं आप लोग अमृत पीढ़ी हो. You are a generation who can do it. Believe me, student, at our age, हमें इतनी opportunity नहीं मिली थी. We didn't have counselors, we didn't have vice chancellors, we didn't have people who were been talking to you that where you want to go. We were having only 4 categories. बहुत अच्छा पढ़ते हो इंजीनियर और डॉक्टर बन जाओ, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ते हो तो अलाइंड साइंसेस में चले जाओ, उससे भी कम पढ़ रहे हो तो चलो कॉमर्स और लॉ में चले जाओ, कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो चलो आर्ट्स में. So only 4 strategies, nothing more, but you have lots of opportunity. We didn't have colleges or universities. Today, as Govind sir has said, you have ample of opportunities, students. So this is a golden era of our country for you people to explore yourself. All the best. Very nice. And actually, it requires an applause. सपने देखते रहिए, यही मैडम ने कहा है. सपने के साथ में जब आप धरातल पे रहते हैं तो स्किल, अभी थोड़ी देर पहले युवा के कुछ बच्चों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे से उन्होंने स्किल किया है स्कूल लेवल पे. मेरे साथ में नम्रता टाटे मैडम है, और आप बेसिकली बहुत सारे स्टार्टअप्स को लीगली कंसल्ट कर रहे हैं और उनको हेल्प करते हैं कि तो स्किल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड सपना, आई मीन दैट ड्रीम. So how do you see the young generation, you know, in terms of getting into, क्योंकि बहुत सारे startups drive in हो रहे हैं, बहुत सारे startups गिर रहे हैं, and for some want of funds or some other reason, how do you see? See, I was there, right there, you know, जब students आए for tongue twisters. Who all were here? Kindly raise your hands. Many of you, right? Then we had 4 of them who were talking about Yuva, correct? I was just observing ki how beautiful these kids are, and imagine each one of them, regardless of what degree they have, regardless of which university they go to, they start earning and they create value and they give that value to the ecosystem. So for me, and I, you know, really need to address this to the parents जो यहाँ पे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये कहीं ना कहीं पता है अपने फ्यूचर के लिए. पेरेंट्स नीड टू नो दिस. आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा. मुझे ऐसा लगता है लाइफ में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने फॉलो की हैं, विच आई फील हैज़ वर्क फॉर मी. फर्स्ट, आई ऑलवेज न्यू दैट आई वॉन्ट टू रन सम बिजनेस, राइट, which means I always knew that I need to earn my own money to be very independent of my own decision and my own life, regardless, you know, as Priyanka Chopra quotes it very well, कौन आपके father है, husband है, brother, it doesn't matter. You need to be financially independent. Goes with male, female, boys and girls, everyone. Secondly, आप पैसे कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट क्या आप कोई वैल्यू जनरेट कर रहे हो? बिकॉज वॉट एवर यू अर्न विल स्टे विद यू एंड विल मल्टीप्लाई ओनली व्हेन योर बिजनेस इज एडिंग सम वैल्यू. किसी अलग तरह की वैल्यू जनरेट कर रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो, आप कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो जिससे मासेस में हेल्प हो रही है, तो ओनली यू विल बी एबल टू सस्टेन दैट मनी ऑन द बिजनेस, राइट. व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई हैड टू चूज व्हाट आई नीडेड टू डू, बचपन में आई यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है और कुछ नहीं. बट आई नेवर गेट दी राइट हैंड होल्डिंग कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए करना क्या है. ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, और फिजिक्स समझ में आता नहीं था, विच इज़ वाई आई हैड टू लीव इट, राइट. एंड दैट वाज द ड्रीम देन कि क्या मैं अपने सब्जेक्ट्स खुद नहीं सेलेक्ट कर सकती. कैन आई नॉट चूज बिकॉज आई एम ग्रेट एट मैथ्स, सो आई नीड मैथ्स. बिकॉज आई एम गुड एट इंग्लिश, सो आई नीड इंग्लिश. आई नीड लैंग्वेजेस. कैन आई नॉट चूज कॉमर्स बिकॉज मुझे तो बिजनेस करना है, सो आई नीड अकाउंट्स, नंबर्स, लॉज. You know, it will be a very tough choice always. Whatever you do in life, choices will confuse you.
आपको बस ये समझना है कि what is your caliber, what attracts you and what you can take hold of. तो I started my journey with commerce when I was in 11th. Then commerce हो गया, 12 हो गया, उसके बाद again the question कि आगे क्या करना है. Then my parents were working very hard to decide कि what should she be doing. Then I get into CA course, then I get into CS course as well. मैं दोनों कर रही थी, everything great, पढ़ने में ठीक थी तो I passed through. लेकिन अल्टीमेटली अंदर से पता होता है ना आपको करना क्या है, बिजनेस करना है ना, यू वांट टू मेक गुड मनी, यू वांट टू यूज योर स्किल्स एंड अपग्रेड योरसेल्फ लाइफटाइम. देयर आई डिसाइडेड कि लॉ इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी. एंड ये डिसीजन, ये चॉइसेस आपको 1 या 2 दिन में नहीं समझ में आते. ओनली व्हेन यू मेक मिस्टेक्स यू लर्न देम, राइट? एंड आई डोंट नो रोहित इज हियर और नॉट, बट आई रियली अप्रिशिएट व्हाट ही इज डूइंग. इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें बहुत हेल्प करती है. व्हाट यू गो थ्रू आपकी लाइफ के 30s में, दैट अपॉर्चुनिटी यू गेट आपके 15 to 18 years की एज में, यू नो, इट्स वंडरफुल. So she rightly placed it, you know, we are at an era where we have got everything in our plates. हमारी थाली में हर चीज़ परोसी जा रही है, हमें सेलेक्ट करना है सही डिश and then we have to taste it. For me, this has worked and I think that's the only criteria which I choose, to be honest, because मेरे लिए कोई कॉलेज कभी था नहीं, because CACS में कॉलेजेस नहीं होते. LLB भी मैंने किया डिस्टेंट बिकॉज एज आई सेड मुझे बहुत ईगर था कि मैं कैसे मनी मेकिंग मशीन स्टार्ट करूँ. सो आई स्टार्टेड अर्निंग इन 2014. आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एवरीथिंग इन 2013. तो 2014 से 16 तक मेरा LLB चल ही रहा था. तो आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस. आई वेंट टू डिफरेंट सिटीज़ क्योंकि हम सब एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं. कोई विलेजेस से होंगे, कोई Tier 3 सिटीज़ से होंगे, कोई रायपुर से होंगे. We all should have this in our mind कि हमको कहाँ पे सर्व करना है अल्टीमेटली. फॉर मी इट वॉज रायपुर, सो आई न्यू कि मुझे रायपुर छोड़ना नहीं है. तो रायपुर में अगर रहना है तो व्हाट यू नीड टू ब्रिंग इन, वो शायद रायपुर के बाहर है, क्योंकि आप कुछ तो वैल्यू ऐड करोगे. सो दैट्स हाउ आई वेंट आउट ऑफ रायपुर. आई केम बैक टू रायपुर एंड स्टार्टेड माई जर्नी दैट वे. सो क्राइटेरिया फॉर मी इज वेरी सिंपल. व्हाट अट्रैक्ट्स यू एंड व्हाट स्किल्स यू हैव इन यू, यू हैव टू इवैल्यूएट इट. एंड वो इवैल्यूएट करने के लिए 10 जगह पे आप पैर रखोगे तब समझ में आएगा किस जगह पे पैर ज़्यादा बैठ रहे हैं, विच सिंपली मीन्स कि ट्रायल एंड एरर्स करना होता है. सो दैट्स ऑल. Beautiful journey. In fact, we are almost being swayed away. The whole audience got swayed away with the story you told you. लेकिन मुझे वापस टॉपिक में लाना है कि यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सेलेक्ट करें और कॉलेजेस को कैसे सेलेक्ट करें. डॉक्टर अजीत पंत और सर जो है आप मेरे साथ भी काफ़ी समय से जुड़े हैं और मैंने देखा है आपके फेसबुक में आपके माध्यम से कई बच्चे विदेश के कई कोने में पहुंच गए हैं. और मैं समझता हूँ कि रायपुर में बैठकर आप ये जो काम कर रहे हैं, जो करियर काउंसलिंग कर रहे हैं और बच्चों को किसी विदेश के बहुत सारे जगह पर बच्चों को लेके जाते हैं जहाँ से वो जो सपनों की बात कर रहे थे मैडम मोनिका, वो उन सपनों को पूरा कर रहे हैं. तो यहाँ बैठे बहुत सारे बच्चे जो क्लास 12 में हैं और बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आती है, जैसे विदेश जाने के लिए इतना फिनांसेस कहाँ से वो अरेंज करें, कैसे अपने सपने को पूरा करें. तो ये दोनों आस्पेक्ट को अगर आप उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ डेज एंड बहुत सारे बच्चे इंडिया से बाहर जा रहे हैं. कौन से जोग्राफिकल लोकेशंस में जाने चाहिए, इन सब पर थैंक यू गोविंद सर. मैं करियर काउंसलर को उस पर्सपेक्टिव से ही बोलूँगा. 2-3 बातें रखना चाहता हूँ थोड़ी सी शॉर्ट में. जो पहले बातें कि रियली पिछले 30 साल में अगर 3 दशकों में देखूँ तो करियर का स्कोप बहुत बदला है. जो गोविंद ने कहा और मैडम ने कहा कि एक ज़माने में ऐसा होता था कि LLB को कोई पूछता नहीं था, है ना. LLB का फुल फॉर्म हुआ करता था लुच्चा लफंगा बदमाश. हम लोग हंसी मजाक में कहते थे. और आज के डेट में अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से LLB करना है, यू टू गो टू क्लैट और आज LLB करके यू गेट पैकेजेस एज हाई एज 1 CR. सो थिंग्स हैव टोटली चेंज्ड. और अभी जैसे गोविंद वाज टेलिंग स्टार्टिंग में कि इंडिया में देयर आर सम 1200 यूनिवर्सिटीज़. दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जब आप इस कार्यक्रम में आए हो और यहाँ से जाओगे, चांसेस आर दैट कि इस 3-4 घंटे में किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स चालू कर दिया होगा, लॉन्च कर दिया होगा. सो एज पर स्टैटिस्टिक्स एवरी 4 to 5 hours
you know, one course is getting launched. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि एवरी 10 years 65% ऑफ द करियर ऑप्शंस आर गेटिंग डिप्लीटेड। यानी कि हर 10 साल में अगर 10 साल पहले 100 करियर ऑप्शंस थे तो आज उसमें से 65 नहीं है। तो बात है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, इट हैज़ टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। और एक नहीं, आपके पास कम से कम 10 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होना चाहिए। ये टारगेट लेके आप क्लास 9 से ही अपनी जर्नी को शुरू करो कि मैं 12th के बाद जाऊंगा तो मेरे पास कम से कम 10 ऑप्शन होने चाहिए। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद दिखना, कि भैया सारी यूनिवर्सिटी आके मुझसे पूछे कि मेरे पास अच्छा। तो आपके पास 10-10 ऑप्शन होना चाहिए। तभी होगा जब अपने आप प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग करोगे और उस लेवल पे आप पहुंचोगे जब आप बहुत अलर्ट रहोगे, इन्फॉर्म्ड रहोगे। somebody said Insta is not bad, मैं कहता हूँ पढ़ो, सोशल मीडिया पे भी रहो, लेकिन जो आपकी काम की चीज़ें उसको देखो। सो इट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सेकेंड, मैं अब्रॉड पे भी आऊँगा। अभी जैसे इंडिया में 1200 यूनिवर्सिटीज़ है, अब्रॉड का आपने पूछा। आज हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, कनाडा, UK, जर्मनी, आयरलैंड, ये सारी जगह पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और हमारे थ्रू काफ़ी सारे बच्चे अभी तक जा चुके हैं। तो इसमें और इंडिया के इसमें एक जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं वो IQ बेस्ड स्क्रीनिंग करके बच्चों को एडमिशन देते हैं, है ना। आपने अगर MBBS बनना है तो नीट दिया, इंजीनियरिंग करना है तो आपने JEE दिया, आपने अगर लॉ करना है तो क्लैट दिया, NID करना है मतलब सीट दिया, ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको करके आपको जाना है। बट इवन अगर आपको आईवी लीग में एडमिशन लेना है, USA में लेना है या UK में कहीं लेना है, तो वहाँ पे वो आपकी प्रोफाइल को पूरा एनालाइज करते हैं। दे सी कि आपका ओवरऑल प्रोफाइल कैसा है, आप एक इंसान कैसे हो, आप क्या करना चाहते हो। आप मेरी यूनिवर्सिटी में आगे जब जाओगे तो आप दुनिया को क्या दोगे, समाज को क्या दोगे। सो यू नो, वहाँ पे एडमिशन लेना ऐसा लगता है कि यार कंपटीशन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा तो बहुत आसान है, नहीं, लेकिन वहाँ पे एडमिशन लेना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि स्क्रीनिंग रेशो और भी ज़्यादा स्क्यूड है वहाँ पे। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो स्किल्स हैं, बस हाँ, अब्रॉड में जाने के लिए एक चीज़ ये रहती है कि आपको किसी न किसी तरीके से आपको टेस्ट ऑफ इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज, टॉफेल या IELTS, PT, डुओलिंगो, इस तरीके की जो टेस्ट होती है उसका एक स्कोर लाना पड़ता है। वो एक बेसिक पासपोर्ट होता है, अदरवाइज ना आपको एडमिशन मिलेगा ना आपको वीज़ा मिलेगा। आप ये चीज़ आप क्लियर कर लो। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में USA में आपको SAT देना पड़ेगा, कुछ उनकी बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, GMAT देना पड़ेगा। और आपको मैं बताऊँ, ये SAT की मैं बात करूँ या GMAT की बात करूँ, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, अगर मैं इसको IIT, JEE या इंडिया के किसी भी CUET या किसी और एंट्रेंस एग्जाम से कंपेयर करूँ तो उसका मेरे ख्याल से 20% एफर्ट में ही आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लोगे। तो मतलब ये है कि अगर आपको अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो आपका IQ बेस्ड स्क्रीनिंग इज ओनली 20 to 25%। रेस्ट इज वो आपको LOR मांगते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर गोविंद सर ने आपको पढ़ाया तो इनसे LOR लेंगे, वो इनको अलग से फोन करेंगे, ईमेल करेंगे, पूछेंगे कि भैया ये बच्चा हमको अप्लाई किया है, आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या क्या स्किल्स है ना। फिर आपको एक SOP लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मतलब आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है, आप यहाँ से निकल के क्या करना चाहते हो। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। और दूसरा, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जाते हो तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर कनाडा अभी वो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देती है, कोई 2 साल का देता है। जनरल थंब रूल है कि जितने साल का कोर्स है उतने साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिलता है, आप वहाँ पे जा सकते हो। और एक लास्ट बात बोल के गोविंद सर को वापस दूंगा कि फाइनेंस की कभी चिंता मत करना। ये मत सोचना कि पैसा नहीं है, विदेश में कहाँ जाऊँगा। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनको स्टूडेंट्स हैं जिनको 80% 90% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। मैंने कहा ना, खुद ही को कर बोला जितना आपके प्रोफाइल में दम हो, आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन कर सको, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी हो, आपकी वैल्यू सिस्टम अच्छी है, आपकी विचारधारा अच्छी है, डेफिनेटली वहाँ पे लोग हैं जो आपकी पहचान करेंगे, आपको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, बोलेंगे भाई मैं पैसा देता हूँ, आप आओ और पढ़ो। और इसके अलावा भी तमाम स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस हैं। थोड़ी सी जानकारी रखोगे, थोड़ा सा इंटरनेट पे गूगल का सही उपयोग करोगे तो गूगल अंकल आपको सब चीज़ बता देंगे। विश्व जब
अमन झा जी को सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि मोबाइल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये एक ऐसी मशीन है जो दोनों तरफ इट्स अ डबल एज सोर्ड। और आप भी उसी चीज़ को अभी गूगल अंकल से मेरे को बात याद आ गई। तो आप लोग अपना क्वेश्चन तैयार रखिए, लेकिन क्विकली मेरे पास करीब करीब 6 से 7 मिनट का टाइम है, तो मैं एक मिनट और लेना चाहता हूँ अपने मेंबर्स से। नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने काफ़ी मदद किया है स्टूडेंट्स को। इट्स बेसिकली स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी बेसिकली। स्कूल्स में हम देख ही रहे हैं, पिछले 20 वर्षों में मैंने देखा है स्कूल्स में काफ़ी एडवांटेज बच्चों को मिलेगा आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। कॉलेज लेवल में एक स्टूडेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कैसे मदद ले सकता है? सर मैं आपको जैन साहब ये सवाल देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी विशेषता है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। ये एक ऐसा टूल है जो पहले नहीं था। सुबह जवाहर सर ने भी यही बात कहा था कि पहले हमारे समय में क्या होता था, एक डिग्री कर सकते हैं, दैट्स ऑल। आप आज कई डिग्री, मतलब एक डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब मल्टीपल वे यू कैन एक्वायर योर नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। ऑफ कोर्स आपको वो यूनिवर्सिटी देगी, ठीक है, तो विच इज एक्चुअली मोर रिक्वायर्ड। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के पर्सपेक्टिव में कैसा देखते हैं इसको? Gauri sir, it is very important as the education system is being transformed by new National Education Policy 2020. National Education Policy 20, it envisages and it gives more freedom and flexibility to students. और आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष से ये लागू हो रही है। सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ये इस साल सत्र 24-25 से लागू हो जाएगी। तो जैसा कि आपने बताया मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट इसमें है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी जब इच्छा हो पढ़ने की, आपने एडमिशन लिया, 1 साल कंप्लीट किया, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल किया एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल पढ़ने पे डिग्री मिलेगी, और 4 साल का करेंगे अगर, क्योंकि ये डिग्री प्रोग्राम जो 3 साल के हैं ये 4 वर्ष के होने वाले हैं। जिनने तृतीय वर्ष में 75% से ऊपर लाया, जिनकी स्कोरिंग 75% रही, वो चौथे साल का कोर्स करेंगे और उनको ग्रेजुएशन विद ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। और वो अगर पीजी करना चाहे तो उनको 1 साल में पीजी हो जाएगी, ना टोटल 5 साल ही लगेंगे। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद 5th ईयर में आप पीजी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जो हम पहले डेवलप्ड नेशन में वेस्टर्न कंट्रीज में सुनते थे कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, जब इच्छा है आपकी आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए, जब आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी वर्क करना चाहिए आप वर्क कर लीजिए। तो ये चलेगा कैसे? तो इसका एक सिस्टम है, एक ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जिस तरह से आपका एक सेविंग अकाउंट होता है बैंकों में, उस तरह से हर एक स्टूडेंट का एक अकाउंट खुलेगा और उसमें आपने जितने सब्जेक्ट जो पढ़ाई की है उसका क्रेडिट स्कोर उस खाते में रहेगा। और जब कभी आप कॉलेज स्विच करेंगे या प्रोग्राम स्विच करेंगे तो ये आपको क्रेडिट आपके अगले उसमें जुड़ जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये और है कि इसमें अभी मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाला है। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप मनचाहे जो बेसिक एक जो क्रेडिट है वो आपको करनी होगी, 50 क्रेडिट आपको करनी है। उसके अतिरिक्त आपका इंटरेस्ट अगर म्यूज़िक में है तो आप म्यूज़िक का सब्जेक्ट लेके भी उसको क्रेडिट को आप कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स को। तो ये बहुत सारी सुविधाएं आने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो सारी चीज़ इसमें रहने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम। बहुत थैंक यू वेरी मच। 2 मिनट बचा है, 2 मिनट 30 seconds. So if you can take the question, the panel can take the question. Anybody who has the questions, क्योंकि पहले सेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था अमन झा जी से, उसके बाद क्वेश्चन थोड़े कम हुए हैं और अभी एकदम ये आखिरी सेशन है। यस प्लीज you can ask the question. 2.5 मिनट देखिए तुम्हारे में कितना काम सर फॉरेन जाने के बाद करियर पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया में ज़्यादा अच्छा है कि फॉरेन में, अगर वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं?
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो, अगर मैं रायपुर में हूँ और मुझे मुंबई जाना है तो मैं बिलासपुर का रास्ता नहीं पकड़ सकता, मुझे पहले दुर्ग की साइड जाना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे मुंबई जाना है, व्हाट इज माई डेस्टिनेशन। फॉरेन जाना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। क्या मैं जर्मनी में जाके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ के वापस इंडिया आना चाहता हूँ? और दूसरा जो आपका एक ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, दूसरा ये है कि हर कंट्री में एक ग्रीन सेक्टर होता है एम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर आप आज ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में एज ऑफ नाउ, सॉरी न्यूजीलैंड में एज ऑफ नाउ 60 कुछ करियर के ऑप्शंस है जो ग्रीन सेक्टर है, यानी कि आने वाले 10 साल तक वो इस सेक्टर में जितने भी लोग आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तैयार है। तो आप जब भी जाते हो थोड़ा रिसर्च करो और पता लगाओ कि वहाँ पे ओपन सेक्टर्स कौन से हैं जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी आपको मिल सकती है, और क्या आपकी पैशन, आपकी लाइकिंग, आपकी स्किल से वो सेक्टर मैच करता है, तो फिर हम उस कंट्री को, उस कोर्स को डिसाइड करें, है ना। तो एंड इन माइंड लेके अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली हमको करियर के ऑप्शंस वहाँ पे भी मिलेंगे और वापस इंडिया में चाहोगे तो वहाँ पे एंड इन माइंड होना चाहिए। यस, जो फर्स्ट टाइम जिनकी फैमिली से कोई person- जोर से बोलो। सर कोई अगर फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहे हैं, कोई फैमिली मेंबर फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसको काउंसलर का रूट ऑप्ट करना चाहिए, उसको एक बार कोशिश करनी चाहिए कि खुद से वो चले जाए। देखो, अगर आप किसी काउंसलर, प्रोफेशनल एस्टेब्लिश्ड काउंसलर के पास जाते हो तो आपको डेफिनेटली मैंने कहा ना, इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, आपको प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। देयर इज नो पॉइंट इन रीइन्वेंटिंग द व्हील, है ना। गूगल पे जाओगे 50 जगह पे 50 चीजें मिलेगी, आप एक ऐसे सोर्स के पास जाओ जहाँ पे आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलती, तो आपका समय भी बचता है और आपका काम भी आसान होता है और आप इजीली आगे जा सकते हैं। डॉक्टर बीसी जैन को मोमेंटो प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, समर्थ जी प्लीज बी ऑन स्टेज। जोरदार तालियां एवरीवन प्लीज। अभी तैयार हो जाइए, बस कुछ समय के बाद हंसी फुहारों का लोड आपको मिलने वाला है, बट हम चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट को थैंक्स बेहद प्यारे सेशन के लिए। डॉक्टर बीसी जैन साहब को मोमेंटो प्रेजेंट कर रहे हैं समर्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रुति गुप्ता जी, प्रिंसिपल ऑफ ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, प्लीज बी ऑन स्टेज। समर्थ जी प्लीज बी विद अस आल्सो। थैंक यू। मिस नम्रता काटिया जी को मोमेंटो प्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच श्रुति गुप्ता जी, प्रिंसिपल ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल। Next, I'd like to request Rahul Jain sir from Bloomtime Next Gen Learning. Come on, everybody, please put your hands together. राहुल सर से रिक्वेस्ट करेंगे विशाल पांडे जी, हमारे कैरियर इनोवा यूट्यूबर रॉकस्टार को मोमेंटो प्रेजेंट करें। एवरीबॉडी तालियां बजती रहे। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अजीत वर्वणकर जी को मोमेंटो प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेपी इंटरनेशनल स्कूल कांकेर से हमारे म्यूजिक टीचर सर कुणाल पांडे जी, प्लीज बी ऑन स्टेज। कुणाल सर म्यूजिक एजुकेटर से बच्चों को बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस कर रहे हमारे साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी किया, और हम चाहेंगे इस बेहद प्यारे सेशन पे मोमेंटो प्रेजेंट करें शॉल के साथ। डॉक्टर मोनिका सेठी शर्मा जी, वाइस चांसलर के मोदी यूनिवर्सिटी दुर्ग को मोमेंटो प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ नेहा जैन मैम, फाउंडर ब्लूमटाइम नेक्स्ट जेन लर्निंग। Thank you ma'am, thank you so very much for being with us. And last but not the least, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इस सेशन को जिन्होंने मॉडरेट किया है मिस्टर गोविंद मुदलियार जी,
उन्हें हम मोमेंट को प्रेजेंट करेंगे ऑडियंस के बीच से, यानी कि हम एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जो सुबह से अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर राजेश कुमार जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। एक प्यारा सा मौका है और आप हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। Everybody please one more time put your hands together. Thank you so very much. And at last, I would like to request each and everyone, dignitaries, please be with us for group photo session. Everybody, थोड़ा energy बढ़ा लो. Carrier, carrier.